इस सीरीज में आपको कंप्लीट रेक्ट मिलने वाला है विच इज जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। ओके सो अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेसिकली जो हमारे पास रेक्ट जेएस है वो क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी इस कंप्लीट जो सीरीज है रेक्ट की, इसमें आपको मोस्टली प्रैक्टिकल वर्क ही मिलेगा। बट स्टिल अगर मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कई बार क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चंस भी बंदा पूछ लेता है कि किस तरीके से रेक्ट आया, क्या इसकी हिस्ट्री है, तो उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हम हमारे रेक्ट की बात करें तो बेसिकली जो हमारे पास रेक्ट है वो एक जेएस की लाइब्रेरी है विच इज यूज टू मेक यूआई। यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम जो फ्रंट एंड है वो तो हम सिंपल HTML और CSS से भी बना लेते हैं। हाँ, हम बना लेते हैं, बट अगर मुझे कॉम्प्लेक्स यूआई के ऊपर काम करना है उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे रेक्ट का, राइट। अब इसको किसने बनाया? इसको बनाया हमारे पास हमारे मेटा ने। अब कई बच्चों को नहीं पता होगा व्हाट इज मेटा। मेटा बेसिकली हमारे पास क्या है? बेसिकली वो हमारे पास फेसबुक है, जिसको आज के टाइम पे हम मेटा बोलते हैं। और कब बना था? इन 2013 में। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम इस चीज को एक स्टोरी बेस्ड समझेंगे, ठीक है। ठीक है, सो अब रेक्ट की बात करते हैं कि बेसिकली रेक्ट क्यों आया। तो पहले के टाइम पे क्या हुआ, जो हमारे पास फेसबुक है और फेसबुक के जब यूजर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुए, ठीक है, तो हमारे उसके इंटरफेस में दिक्कत आनी स्टार्ट हुई कि मल्टीपल यूजर्स उसमें आ रहे हैं। फेसबुक का जो इंटरफेस है वो पहले कुछ इस तरीके से दिखता था, राइट। अब जैसे अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं जूम करूँ तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो हमारे पास मैसेज है उसमें क्या आ रहा है, हमारे पास वहाँ पे 3 आ रहा है, राइट। अब लेट्स सपोज मुझे किसी ने वहाँ पे मैसेज भेजा है तो फायदे से मुझे वहाँ पे 4 मिलना चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं अपने फेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक में क्या होता था कि जब तक आप अपने उस पेज को रीलोड नहीं करोगे, आपका वो जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होगा बाय 1 से। सेम अगर लेट्स सपोज मेरी पोस्ट को, मैंने कोई पोस्ट वहाँ पे अपलोड करी है, मुझे कोई लाइक मिल रहा है, मुझे कोई कमेंट मिल रहा है, तो मुझे उसकी नोटिफिकेशन तब तक नहीं मिलेगी, मुझे वो चीज़ तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने उस पेज को रीलोड ना कर पाऊँ। सेम विद अगर मुझे किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो वहाँ पे भी वो एक नंबर नहीं आएगा जब तक मैं अपने पेज को रीलोड ना कर पाऊँ। तो फेसबुक ने देखा ऐसे तो यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो रहा है, राइट। अगर हमारा इंटरफेस, अगर मैं कोई ऐप चला रही हूँ, अगर मुझे उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो ऑब्वियसली अगर मेरा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। सो उस केस में क्या हुआ, फेसबुक ने लॉन्च किया रेक्ट को, राइट। तो रेक्ट के पास एक कॉन्सेप्ट था, वो एक कंपोनेंट बेस्ड जो हमारे पास डेटा है उसको लेके आया। उसने क्या किया, एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट को डिफरेंट मिनी चंक्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि डिफरेंट वेबसाइट है और वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, राइट। अब अगर सेम टाइम पे मुझे कोई मैसेज आता है तो सेम टाइम पे हमें वहाँ पे क्या मिलती है, नोटिफिकेशन मिलती है जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, राइट। तो इस चीज को जो हम बार बार रीलोड कर रहे थे, उस चीज को ओवरकम किया हमारे पास रेक्ट ने। क्यों? पहले के टाइम पे जितनी भी हमारे पास चीजें थी वो हम सिंपल HTML, CSS और JS में आते थे, तो उसमें वो दिक्कत आती थी, जब तक आप रीलोड नहीं करोगे आपको वहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगी, राइट। अगर नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी YouTube पे आई हूँ, YouTube इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रेक्ट। मैंने इसमें सर्च बार में द विन्या सर्च किया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया, ठीक है, तो नीचे आके मुझे विन्या के जितनी वीडियोस है वो दिख रही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसमें से कोई भी एक रैंडमली वीडियो मैंने जो वीडियोस के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। सो वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद तो देखो वो वीडियो दिख रही है हमें। अब लेट्स सपोज मुझे उस वीडियो को नहीं देखना है, मुझे कोई और वीडियो देखनी है, तो मैंने किसी और वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया। सो जैसे ही उस वीडियो पर क्लिक किया, आप ध्यान से देखोगे जो हमारा सर्च बार है, सर्च बार में जो चीज़ लिखी थी वो एज इट इज दिख रही है, हमारा बाकी का जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी और वीडियो पे क्लिक करूँ तो वो वीडियो हमारे पास आ रही है, बट हमारा जो सर्च बार है वो चेंज नहीं हो रहा है। इससे ये फायदा हुआ कि हमारे जो रेक्ट है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर हमने अपनी जो डेटा उसको बना के वहाँ पे ऐड कर दिया, जिससे कि पूरी जो वेबसाइट है वो हमें रिलोड नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ वही पार्ट चेंज हो रहा है जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके की वजह से जो रेक्ट है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इसके लिए। होप कि आपको समझ आ गया होगा इतना पार्ट। करते हैं, अगर मुझे रेक्ट अभी से स्टार्ट करना है तो मुझे जेएस के कौन कौन से पार्ट आने चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे मेरे जेएस का जो बेसिक पार्ट है वो आना चाहिए, जिसमें से हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं, हमारे पास हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती है, हमारे पास लूप आता है,
डेटा टाइप्स क्या होती है, तो बेसिक जो हमारा है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास हमें जो फंक्शंस है वो आने चाहिए। फंक्शन में बेसिकली जो एरो फंक्शन है वो आना चाहिए। देन है हमारे पास एरे। एरे में हमारे पास मैप मेथड हो गया, रिड्यूस मेथड हो गया, फिल्टर मेथड हो गया, फॉर ईच लूप हो गया, डिस्ट्रक्टिंग मेथड हो गया। इन सब चीज़ों का आना जो भी है, एरो फंक्शन के बारे में जो डिस्कशन हो गया। ऑब्जेक्ट आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर हम हमारा जो डेटा है वो ऐड करेंगे। ECMAScript 6 के जो फीचर्स है वो सारे के सारे पता होने चाहिए। लेट पोस्ट क्या होता है, देन डिस्ट्रक्टिंग टेम्पलेट, स्प्रेड एंड ट्रस्ट ऑपरेटर क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। देन असिंक लाइक JS बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम प्रोमिसेस, हम डेटा को किस तरीके से फेच करते हैं, जिसमें हम फेच API देखेंगे। देन हमारे पास असिंक अवेट का टॉपिक आएगा। देन इन सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे हमारे रेक्ट में, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट में। ठीक है, होप कि आपको इतना आता हो। अगर नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रेक्ट की क्लासेस इस तरीके से होने वाली हैं कि अगर हम इन टॉपिक्स को यूज़ करेंगे तो पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं एक फ़ोल्डर बनाने जा रही हूँ। तो फ़ोल्डर जो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं बनाऊँगी मेरे सी ड्राइव के अंदर। तो सी ड्राइव के अंदर हम गए एंड इसके अंदर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया, जिसमें इसमें ना बहुत सारे रेक्ट के बन रखे हैं, तो मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। सो इसमें मैंने लिख लिया रिएक्ट। ओके, सो सिंपल रेक्ट का है नहीं कोई, तो सिंपल रेक्ट छोड़ के मैं छोड़ रही हूँ। तो रेक्ट नाम का जो फोल्डर है वो बना लिया। अब इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, हम हमारे VS कोड के ऊपर जो है वो ओपन कर लेंगे। तो बस फिर सबसे पहले इसको हम टर्मिनल के ऊपर ओपन करते हैं, तो कोड डॉट लगा के VS कोड के ऊपर डायरेक्टली जो हमारा फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। सो इसको स्मॉल लेटर्स में टाइप करते हैं, CODE स्पेस डॉट एंटर एंड डायरेक्टली जो हमारा फोल्डर है वो VS कोड के ऊपर ओपन हो चुका है। तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट की जर्नी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे HTML की। ठीक है, सो एक सिंपल सा एक जो फाइल है वो मैं क्रिएट करने जा रही हूँ, विच इज़ index.html, देन एंटर। और इसकी अगर हम लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप यूज़ कर सकते हो। शिफ्ट के साथ आप 1 प्रेस करके उस शॉर्ट फॉर्म का आप यूज़ कर सकते हो। बस अभी वो बन रहा है, बन चुका है। तो इसके अंदर के साथ 1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो उसका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो बना के दे देगा। तो सबसे अभी हमने HTML का जो स्ट्रक्चर है वो बना लिया है। अब हम इसको लिंक करेंगे हमारे JS के साथ। इसमें मैं पहले ऐसा करती हूँ, सिंपल मैंने इसमें आई और इसमें एक H1 लिखा और इसमें एक स्टेटमेंट में लिख रही हूँ हेलो फ्रॉम HTML, और इसको हम एक बार लाइव कर देते हैं। लाइव होने के बाद इसकी जो आउटपुट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, विच इज़ हेलो फ्रॉम HTML। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, अब हमें क्या करना है, अब हमें हेलो फ्रॉम JS से एक हेलो लिखनी है। तो उसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट नाम की फाइल बनाई, .js उसकी एक्सटेंशन रखी, और हम क्या करेंगे, इसको लिंक कर देंगे। तो इसमें हम आने के बाद मैंने इस तरीके से स्क्रिप्ट करके सोर्स के अंदर जाके अपनी उस स्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे थ्रू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ लेट H1 नाम का। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम लाइक विद द हेल्प ऑफ JS भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। सो इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें स्टेटमेंट लिख दी मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। सो क्रिएट एलिमेंट में आने के बाद इसमें मेरे को H1 को क्रिएट करना है। सो मैंने क्रिएट कर लिया। चेक करते हैं कि वो क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, तो console.log लिखने के बाद H1 लिखा, ऑलरेडी वो लाइव है। सो अपनी जो आउटपुट है उस पर चलते हैं और इसको राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट पे चलते हैं। इंस्पेक्ट के बाद हम इस पे आएंगे और नोट इस पे इसकी जो कंसोल विंडो है मुझे उस पे जाना है। सो कंसोल विंडो देखो, हमारा जो H1 है वो वहाँ पे क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद मतलब मेरा जो H1 है वो क्रिएट हो गया। अब मुझे इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखनी है, तो इसके बाद मैंने एंटर किया। सो H1 डॉट इनर HTML और इसमें एक स्टेटमेंट लिखी हेलो फ्रॉम
JS, ठीक है। और अब मुझे इसको ब्राउज़र के जो बॉडी पार्ट है, HTML का जो बॉडी पार्ट है उसमें शो करवाना है। उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट डायरेक्टली जो बॉडी है उसको मैंने टारगेट कर लिया। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने चाइल्ड को अपेंड करेंगे और अपेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे h1 नाम के वेरिएबल को। और द मोमेंट हमने हमारी आउटपुट चेक करी तो देखो मुझे वहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, हेलो फ्रॉम JS। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने HTML का यूज़ करके ब्राउज़र पे एक स्टेटमेंट दी, हमने JS का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ डोम हमने स्टेटमेंट शो करवाई। अब हम देखेंगे कि रेक्ट का यूज़ करके हम किस तरीके से हमारे जो स्टेटमेंट है विच इज़ हेलो फ्रॉम रेक्ट वो कैसे हम शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ना दो वर्ड सुने होंगे, एक सुना होगा आपने लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में आए, और दूसरा आपने सुना होगा फ्रेमवर्क, ठीक है। सो रेक्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ना इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे पर्सन ना कंफ्यूज रहते हैं कि जो हमारे पास रेक्ट है वो एक लाइब्रेरी है, तो कोई बोलते हैं फ्रेमवर्क है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो रेक्ट है वो बेसिकली हमारे पास लाइब्रेरी है। इसके अलावा आपने बहुत सारी लाइब्रेरी सुनी होगी। अगर मैं बात करूँ GSAP एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर एनिमेशंस लगा सकते हो। इसके अलावा हमारे पास लिनक्स नाम की एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके हम अगर मुझे स्मूथ स्क्रोलिंग ऐड करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर तो उसको ऐड कर सकते हैं। और आपने रेक्ट सुना होगा जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। अगर मुझे बढ़िया इंटरेक्टिव वे से यूआई को क्रिएट करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारे रेक्ट का। तो ये होगी हमारे पास लाइब्रेरी। इसके अलावा अगर हम कुछ फ्रेमवर्क्स की बात करें तो बहुत सारे हमारे पास फ्रेमवर्क है जो मोस्टली आपने यूज़ करे होंगे, तो मैं उसी के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। नेक्स्ट.js आपने सुना होगा, आपने एंगुलर सुना होगा, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपने सुना होगा। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स में डिफरेंस है वो क्या होता है। इसको समझते हैं एक ईजी एग्जांपल के साथ। सो बेसिकली फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि हमने ना एक बना बनाया घर ले लिया, हम उसमें अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो मैं उस घर को तोड़ के नहीं चेंजेस कर सकती। मैं लाइक उसमें अपने तरीके से पेंट कर सकती हूँ, मैं वॉल पे लाइक अपने अकॉर्डिंग जो आइटम्स है वो रख सकती हूँ, बट मैं उसको तोड़ के वापस नहीं बना सकती, ठीक है। बट अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी इज लाइक लेट्स सपोज मुझे इस केस में अगर मुझे घर बनाना है तो हमें एक बना बनाया घर नहीं मिलता, हमें एक प्लॉट मिलता है। अब उसके अकॉर्डिंग मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना बड़ा रूम चाहिए मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं पूरी चीज़ों को सेट करके उस चीज़ को बना सकती हूँ। इसी वजह से कि इसमें क्या होता है, हर एक चीज़ हम जीरो से स्टार्ट करके बनाते हैं। दैट्स वाई जो रेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में होता है। होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा कि जो फ्रेमवर्क है उसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्डिंग आती हैं, हम कुछ ही चीज़ों को चेंजेस कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी हम जीरो से स्टार्ट करके अपने जो भी हमें काम करना है वो हम अपने कोडिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम फाइनली रेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे रेक्ट का एक फोल्डर बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो टर्मिनल है हम उसको ओपन कर लेंगे। तो इसका जो न्यू टर्मिनल है वो हमने ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद हम जो अपना फोल्डर बनाने वाले हैं उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं हमारे बाइट को, विच इज़ BITE। और BIT की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास बंडल होते हैं जो फोल्डर्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमें खुद से इसके फोल्डर बनाने होंगे तो हमें मैनुअली बहुत काम करना पड़ेगा। सो बाइट एक ऐसा बंडल है जिसके अंदर कुछ कमांड्स का यूज़ करके हम डायरेक्टली जो हमारा रेक्ट है उसकी जो एक डमी ऐप है उसको हम बना सकते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं npm। उससे पहले मुझे एक बात कहनी है, अगर आपको रेक्ट के ऊपर काम करना है और टर्मिनल का यूज़ करना है तो सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर Node.js जो इंस्टॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल Node.js। आप उस वीडियो को देख के अपने Node.js को इंस्टॉल कर सकते हो। सो Node.js जैसे आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको अपने VS कोड के अंदर आना है और लाइक आप चाहो तो उनका जो वर्जन है वो देख सकते हो। जैसे कि लेट्स सपोज मुझे नोड का वर्जन चेक करने हैं तो उसके लिए आप इस कमांड का यूज़ करो। फिर हमें चेक करना है कि क्या npm विच इज़ नोड पैकेज मैनेजर अवेलेबल है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी ऐप को बनाना है बाई यूजिंग बाइट। सो उसके लिए हमारे पास कमांड आएगी npm when we use create। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे वहाँ पे बाइट।
ठीक है। @लेटेस्ट लिखते हैं बहुत सारी कमांड्स, अगर आप देखोगे तो @लेटेस्ट आपको दिखने को मिलेगा। उसका मतलब होता है जो भी हमारे वाइट का लेटेस्ट वर्जन है हम उसको यूज़ करके अप्लाई कर रहे हैं। बट अगर आप वाइट का यूज़ करके भी यूज़ करोगे तभी भी वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, हमें जानना है, ठीक है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद हम वहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद हमें हमारा जो फ्रेमवर्क है उसको सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली हम रेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। देन टाइपस्क्रिप्ट क्या है और टाइपस्क्रिप्ट प्लस कंपाइलर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और बहुत सारे आपको मिलेंगे। इसमें से फिलहाल जो मैं काम कर रही हूँ वो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, ठीक है। करने के बाद बस आपको फिर एंटर यूज़ करना है। इसके बाद क्या होगा, वो आपकी जो एक मिनी ऐप है उसको बना के दे देगा। देखो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो एक फ़ोल्डर 1 नाम का जो फ़ोल्डर है वो बन के आ चुका है। उसके अंदर डिफरेंट फ़ोल्डर्स आपको दिखने को मिलेंगे। एक हमारे पास नोड मॉड्यूल्स है, दूसरा हमारे पास पब्लिक है एंड तीसरा हमारे पास सोर्स है। अगर मैं सोर्स के ऊपर क्लिक करूँगी तो सोर्स के अंदर मुझे मल्टीपल फाइल्स मिलेंगे, फ़ोल्डर मिल रहा है। देन सेम पब्लिक के अंदर सेम अगर मैं नोड की बात करूँ तो मल्टीपल फ़ोल्डर्स इसके अंदर बन के आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी करंटली हम जो है वो रेक्ट फ़ोल्डर नाम के अंदर है, ठीक है। बट अगर मुझे अपने इस फ़ोल्डर को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे फ़ोल्डर 1 के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हम अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके अंदर आने के बाद Ctrl+C मैंने लिखा और अपना जो फ़ोल्डर है उसका जो पाथ है वो चेंज करूँगी। उसके लिए CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो फ़ोल्डर 1 करने के बाद हम एंटर करेंगे तो अभी हम करंटली फ़ोल्डर 1 के अंदर आ चुके हैं। अभी मुझे पहले इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। जो भी बन के आया मुझे चेक करना है कि वो क्या बन के आया। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है npm run dev, देन एंटर करोगे तो वो एक यूआरएल प्रोवाइड करेगा। उस यूआरएल के ऊपर क्लिक करके वो आपको एज के ऊपर लेके जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना, ओपन इन एक्सटर्नल जो हमारे पास ब्राउज़र है। तो कुछ इस तरीके से उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो एक ऐप है वो बना के दी है। अभी क्या है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप बना के दी हमने उसको जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। अब हम अपने अगर इस पूरे कंप्लीट फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम पहले अपने इस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास अगर मेन फ़ोल्डर की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है वो है हमारे पास हमारा सोर्स नाम का फ़ोल्डर, ठीक है। इस सोर्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपको ना कुछ कोड मिलेगा। एक कोड वही है जो आपको ब्राउज़र के ऊपर दिख रहा है। ब्राउज़र के ऊपर कुछ इमेजेस हैं, देन गेट स्टार्टेड, एडिट। अगर मैं एडिट वाले इस लाइन की जगह पे अगर मैं इसमें लिख दूँ हेलो WORLD हेलो वर्ल्ड, और अगर मैं अपने एज पे चलूँ सो देखो मुझे वहाँ पे क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड। मतलब कि जो चीज़ें मुझे वहाँ पे दिख रही है वो सारी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ऐप के अंदर हमने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने कुछ इस तरीके से कोड लिखा हो जिसके भी यहाँ पे हमें वहाँ पे आउटपुट मिलती है। तो सबसे पहले सोर्स नाम के फ़ोल्डर को ही समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पूरी चीज़ की बात करूँ, अगर मैं इसको पूरे को हटा दूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या बोला था, हमने फंक्शंस वगैरह पढ़े थे। उसमें एक फंक्शन है जिसके अंदर कुछ वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। उस पूरे को हम हटाते हैं। हटाने के बाद मैं एक सिंपल जो फंक्शन है वो लिख के बता रही हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर करना है कि जो भी आपके जो भी आपके फाइल का नाम है वही आपके फंक्शन का नेम होना चाहिए। सो कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए। ऐप लिख लिया, अभी हमें हमारे पैरामीटर्स की नीड नहीं है। करने के बाद फंक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे हमारे रिटर्न का, और रिटर्न लेट्स सपोज मैंने वहाँ पर कर दिया हेलो साथ में वर्ल्ड। एक बार इसकी जो आउटपुट है वो चेक कर लेते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश के बाद ओके, सो आउटपुट हमें तब मिलेगी, अभी जस्ट सिर्फ मैंने एक फंक्शन लिखा है, आउटपुट हमें तब मिलती है जब हम हमारे फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर हमें पहले आउटपुट जो मिल रही थी वो इसलिए मिल रही थी क्योंकि हम अपने उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे हमारे मेन फंक्शन के अंदर। अब अगर मुझे किसी दूसरे फंक्शन के अंदर इस चीज़ को यूज़ करना है तो JS के अंदर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम का एक जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा होगा। दूसरी फाइल के अंदर अगर इस फाइल का कंटेंट यूज़ करना है तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा इसको एक्सपोर्ट, देन डिफ़ॉल्ट, और जो भी मेरे कंपोनेंट का नाम है विच इज़ ऐप, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। अब ज़रा हम इसकी जो आउटपुट है वो चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो मुझे वहाँ पे आउटपुट मिल रही है विच इज़ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हमें ब्लैक क्यों दिख रहा है, सेंटर में क्यों दिख रहा है? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ना एक फाइल इसमें लिंक होगी
हाँ, तो इंडेक्स वाली जो डिजाइनिंग वाली फाइल है वो उसमें लिंक थी, जिसकी वजह से वो सेंटर दिख रहा था। अब अगर हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से जो इसकी जो आउटपुट है वो हमें दिख रही है। अब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और इसका जो कोड है HTML वाला थोड़ा उसको समझते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक HTML है, हेड है, देन हमारे पास बॉडी है। उस बॉडी के अंदर मेरे पास एक रूट नाम का डिव है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा गया, बट हमने तो ऐप के अंदर लिखा था, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो मेरे पास एक main.js नाम की एक फाइल है, JSX नाम की एक फाइल है। तो बेसिकली JSX क्या है आपके लिए न्यू होगा, इसको भी बाद में समझते हैं। तो JSX की अगर हम बात करें तो मेन के अंदर एक जो अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें ना क्रिएट रूट नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन बना गया है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। तो रूट को हमने टारगेट किया है, तो मतलब इंडेक्स के अंदर कहीं ना कहीं फाइल बनी है। देखो इस डिव को हमने टारगेट किया है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी ऐप को बना रहे हैं। तो इंडेक्स के अंदर मेरे पास एक डिव है, ठीक है, जिसको हमने अपने main.jsx के अंदर लाया और उसके अंदर हमने एक रेंडर फंक्शन यूज किया जिसके अंदर मैं अपने ऐप नाम के फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। अब कॉलिंग के लिए अभी आप देख रहे होंगे कि इसको HTML वाले टैग के अंदर क्यों रखा गया। आप चाहो तो अपने फंक्शन को इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो। अगर आप इसकी जो आउटपुट चेक करोगे तो वहाँ पे कुछ भी चेंज जो वो एज इट इज दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम रेक्ट की बात करें तो रेक्ट के अंदर अगर मुझे अपने कंपोनेंट्स को कॉल करना है, कंपोनेंट को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे इन बेसिस का, जिसका यूज करके हम अपने कंपोनेंट को कॉल करते हैं, ठीक है। होप कि आपको इतना समझ आ चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपस में किस तरीके से वो कनेक्टेड है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कोड बन के आता है, इसको आपको अपने इन से नहीं लिखना होता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ऐप है वो वहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। सो होप कि आपको app.jsx समझ आ चुका होगा, main.jsx समझ आ चुका होगा, index.css ये सेम वही है जो HTML के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट जो डिजाइनिंग है वो हो रखी है, मैं सारी हटाती हूँ, हम अपने इन से कुछ लिखेंगे, ठीक है। देन app.css भी डिजाइनिंग का पार्ट है, ऐप को डिजाइन करने के लिए वहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। सो अभी तक सिर्फ हमने इतना करा है। एसेट्स एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर हम हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो है इमेजेस होंगी, डेटा होगा, वो सारा हम जो है वो एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर रखेंगे। सो होप कि आपको जो सोर्स है वो समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने जो पब्लिक नाम का फोल्डर है, तो मोस्टली इसको मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरा लोगो होता है उसमें, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, देन कुछ ऑडियो वीडियोस हमने इसमें ऐड कर दी, तो उस तरीके का डेटा ऐड करने के लिए हम इस फोल्डर को यूज़ करते हैं। नोड मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो बेसिकली सर्वर को रन करने में हमारी हेल्प करता है, तो इस मॉड्यूल को आपको देखना भी नहीं है, ना ही आप इसमें कुछ यूज़ करोगे। वो बाई डिफॉल्ट जिस तरीके से आपकी जो रन ऐप है वो रन होती है, उसको रन करने में वो हेल्प करता है, तो उसका अपना खुद का कोड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास गिट इग्नोर, ठीक है। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करते हो, ठीक है, तो आप चाहते हो कि कुछ जो डेटा है आपकी APIs होगी, वो डेटा जो है वो कोई और पर्सन ना देख पाए, वो अपना डेटा वहाँ पे यूज करे, तो आप जो चीज़ें आपको इग्नोर करनी है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, तो वहाँ पे वही डेटा पुश होगा जो आप वहाँ पे पुश करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद index.html के बारे में हमने समझ लिया। देन हमारे पास है package.log.json एंड package.json। package.json एक ऐसी फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके अंदर जितनी भी हमारे पास डिपेंडेंसीज होंगी, हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं एंड उसके अंदर मैंने किसी पैकेजेस को इंस्टॉल किया, मैंने कुछ न्यू काम किया, मैंने किसी एक्सटेंशन को डाउनलोड किया, तो वो सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको package.json के अंदर मिलेगी। इसके अंदर आके आप डिपेंडेंसीज को चेक कर सकते हो, अपने पैकेजेस को चेक कर सकते हो कि कौन कौन से इस ऐप के लिए इंपॉर्टेंट है। package.json वही की उन चीज़ों के बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन में वहाँ पे लिखा होता है। देन उसके बाद है हमारे पास white.config.js, ठीक है। जब आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय करोगे या फिर जब हम Tailwind CSS का यूज़ करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इतना आपको समझना है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा है उसको समझने की आपको जरूरत नहीं है। और हमारे पास एक lint.config.js नाम की एक फाइल है, ठीक है। इसको अभी आपको नहीं छेड़ना है, ये बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये फिलहाल आप इससे दूर रहो, ठीक है। अगर नीड होगी तो हम इसके बारे में बाद में जो डिस्कस है वो कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सोर्स की तरफ वापस से। app.js के अंदर हम थे, ठीक है, और मैंने इस तरीके से अपना जो कंपोनेंट है वो बनाया।
ठीक है। अब लेट्स सपोज क्या मुझे क्या करना है, मुझे हेलो वर्ड को थोड़ा सा बोल्ड वे में दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारे h1 नाम के टैग का। h1 नाम के टैग के अंदर मैंने इस तरीके से लिखा हेलो, साथ में हम लिखेंगे वर्ल्ड और चेक करते हैं कि क्या h1 वर्किंग है। सो इसको थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो देखो मुझे जो आउटपुट मिल रही है वो इस तरीके से जो है वो बोल्ड होकर दिख रही है। ठीक है, तो मतलब h1 जो है वो वर्किंग है और इसके अंदर भी रूट के अंदर जो है वो हेलो वर्ड दिख के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर बैक टू फॉर्म इसके अंदर आए, क्या हम लाइक उसके बाद मुझे एक और h1 यूज़ करना है और उसके अंदर मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी है। तो जैसे ही मैंने रिटर्न के अंदर एक और टैग यूज़ किया, मुझे वहाँ पे क्या मिली, एक एरर मिली। रीज़न इज़ दैट एक फंक्शन के अंदर हम एक ही चीज़ को रिटर्न कर सकते हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम 2 h1 को रिटर्न करने की ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पेरेंट डिव बनाएंगे, जिसके लिए मैंने इस तरीके से लिखा। इस डिव के अंदर मैंने h1 लिखा, इसमें लिख दिया मैंने हेलो। ऐसे बाहर आए, हमने लिखा h2 जिसके अंदर मैंने लिख दिया लेट्स सपोज बाय। ठीक है, सो करने के बाद आउटपुट चेक करेंगे। सो एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो देखो हेलो और बाय दोनों अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है चल रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जो मेरा एक फंक्शन है उसके अंदर हम एक पेरेंट डिव के अंदर ही मल्टीपल जो डिव्स है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये JSX के रूल्स हैं, तो थोड़ा सा बाद में मैं इसके बारे में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। तो होप कि आपको इतना जो है वो समझ आ चुका होगा। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप वीडियो को पॉज करो और पहले जितना अभी तक हमने किया एक फोल्डर बना के देखो, उसका एक जो कंपोनेंट है वो बना के देखो। ठीक है, उसके बाद जितना अभी तक लिखा है इसको शॉर्ट में लिखने का भी तरीका होता है। जैसे हम RAFCE लिखेंगे, तो इस तरीके से देखो, ध्यान से देखो, इंपोर्ट इस लाइन की हमें नीड है नहीं। तो एक फंक्शन बना के दिया, इस फंक्शन को हम बोलते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं एरो फंक्शन। और उसके बाद इसके अंदर एक रिटर्न बन के आया और इसके अंदर हमारे पास जो एक ऐप है वो बन के आ चुकी है, डिव बन के आ चुके हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें कैसे है इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास ऑटो इंपोर्ट, जब भी हमें एक फाइल के को दूसरी फाइल के अंदर अगर इंपोर्ट करना है तो ऑटो इंपोर्ट पहली बात तो आपके पास होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो सिंपल रिएक्ट के स्निफ्ट हैं कुछ, आप इसको भी इंस्टॉल कर लो। इन स्निफ्ट की वजह से वो शॉर्ट फॉर्म का लाइक कुछ जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनकी वजह से हम लाइक अपने डेटा को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इकमा 6 का जो हमारे पास 7 एडिशन है, आप इसको भी जो है वो इंस्टॉल कर लो। कुछ एक्सटेंशंस हैं, इसके अलावा आप और भी कर सकते हो, बट फिलहाल जो हमें चाहिए वो आप इतनी जो एक्सटेंशंस हैं वो आपको डाउनलोड कर लेनी है, जिसके बिहाफ पे वो आपके लाइक शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करके आप अपने कोड को ईजिली वहाँ पे कर सकते हो। चलो अब आप बात कर लेते हैं कि JSX क्या होता है। JSX की बेसिकली अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो JSX इज़ अ जावास्क्रिप्ट XML। इट मीन्स कि एक ऐसी फाइल जो HTML और JS को साथ में लिखने में हमारी हेल्प करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक फ़ाइल बनाई और इसका जो नेम है वो मैंने रख दिया data.js। तो JS नाम की मैंने जो एक फ़ाइल है वो बना ली। इसके अंदर आगे एक जो फंक्शन है वो क्रिएट कर रही हूँ और हमारी जो भी लाइक फाइल का नाम है विच इज़ डेटा, उसका लिखा और अभी हमें पैरम्स की नीड नहीं है, उसको हटा रही हूँ। बाहर आए, एंटर किया और मैंने यूज़ किया रिटर्न, फ्रंट ब्रेसेस लगाए, एक जो पेरेंट डिव है वो बना दिया। बनाने के बाद अगर आप देखोगे मैंने इसमें h1 लिखा है। h1 लिखने के बाद जैसे मैंने एंटर किया मुझे वो ऑटोमेटिकली टैग बन के नहीं आया। लेट्स सपोज मैंने प्री लिखा, एंटर किया तो कुछ और ही बन के आ गया, मतलब जो टैग है वो बन के नहीं आ रहा। बट अगर मैं सेम काम अपने JSX के अंदर करूँ, हम इस डिव के अंदर है, इसके अंदर मैंने लिखा h1 तो उसने ऑटोमेटिकली एक सजेशन दिया और उसका जो टैग है वो बना के दे दिया। एंटर किया, पी लिखा, एंटर किया तो वो इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपको रेक्ट के अंदर अपने कंपोनेंट्स के ऊपर काम करने तो मेक श्योर दैट वो भी आपका फाइल की एक्सटेंशन है वो .jsx हो। वैसे तो .js से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको JSX के साथ ही काम करना है। ठीक है, अब JSX के साथ काम करने के ना कुछ रूल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट रूल हमने देखा था कि अगर मुझे फंक्शन के अंदर कुछ रिटर्न करवाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को ही वहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल टैग्स हैं तो हम क्या कर रहे थे, उन टैग्स को रैप कर रहे थे हमारे डिव के अंदर। तो वो जो डिव था वो हमें वहाँ पे शो हो रहा था। तो एक रूट है हमारे पास,
इस रूट के अंदर एक डिव बन के आ रहा है जो हमें वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा लेट्स सपोज अब मैंने क्या करना है, मेरे को 2 डिव चाहिए, #ONE1 नाम से एक डिव चाहिए, और मेरे को अब एक और टैब चाहिए, एक और डिव चाहिए #2 नाम से। 2 डिव हमने बना लिए। आउटपुट चेक करोगे तो वो दोनों डिव, अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँ और इस डिव के अगर इनसाइड जाऊँ तो उस डिव के अंदर भी वो दोनों डिव दिख रहे हैं, बट जो ऊपर वाला डिव है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए वो डिव, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करो कि वो डिव ना हो। तो तो उस चीज़ के लिए हमारे पास क्या होता है, फ्रेगमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग जो होते हैं वो हमें वहाँ पे भी नहीं शो होंगे, जिसको हटा रही हूँ मैं, और हम अपने जो एम्प्टी टैग है उसको लिख रहे हैं, ठीक है, दिस वन। तो इसको हम बोलते हैं पेरेंट टैग। तो डिव, सिंपल खाली डिव लिखने के बजाय मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक जो एम्प्टी डिव है वो यूज़ करो। उससे ना क्या होगा, अगर आप इसकी आउटपुट चेक करोगे तो देखो रूट के अंदर, अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूँ तो रूट के अंदर 2 डिव डायरेक्टली दिख रहे हैं, वो एक्स्ट्रा वाला जो डिव है वो हमें वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट जो रूल है JS6 के अंदर, जब भी आपको काम करना है, सबसे पहले तो हमारी जो फाइल है उसका जो एक्सटेंशन है वो .jsx होना चाहिए। हमारे जो फाइल का नेम है वो हमारे कंपोनेंट के नेम से मैच होना चाहिए। फर्स्ट लेटर जो है उसका वो कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा रिटर्न के अंदर हमेशा एक पेरेंट डिव होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस फ्रेगमेंट का यूज़ करो। इसके अलावा जितने भी टैग हम यूज़ करते हैं वो क्लोज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने HTML के अंदर आप इमेज टैग यूज़ करते होंगे, तो वहाँ पे हम इमेज टैग को क्लोज नहीं करते थे, बट रेक्ट के अंदर आप जितने भी टैग यूज़ करोगे, चाहे वो HR हो, चाहे वो BR हो, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो एक्सेट्रा, जितने भी टैग हैं आपको सारे के सारे वहाँ पे क्लोज करने हैं। इसके अलावा हमारे पास, जैसे हम वहाँ पे क्लास यूज़ करते थे, लेट्स सपोज मुझे इसको डिज़ाइन करना है और मैंने इसको क्लास लिखा, तो इसमें क्लास नहीं होता, इसमें हमारे पास क्लास नेम होता है, और इसमें 2 वर्ड्स को जोड़ के अगर कोई चीज़ बन रही है तो हम अपने डिज़ाइनिंग में क्या करते थे, इस तरीके से हाइफन लगाते थे। रेक्ट के अंदर क्या होता है, इस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे इस तरीके से कैमल केसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द JSX के रूल्स। मैं वापस रिपीट करवा रही हूँ। सबसे पहले तो हमारी फाइल का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद एक जो मेन पेरेंट डिव है उसके अंदर सारे टैग्स को रैप करना है, जिसके लिए हम फ्रेगमेंट्स का मोस्टली यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर मैं उसके भी नेक्स्ट की बात करूँ तो जितने भी हम टैग यूज़ करेंगे वो सारे के सारे टैग जो है वो क्लोज होने चाहिए। इसके अलावा लास्ट में कि हम कैमल केसेस का यूज़ करते हैं क्लास की जगह पे, इसमें क्या होता है, हमारे पास क्लास नेम होता है, ठीक है। होप कि आपको JSX के रूल्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। बात करते हैं कि रिटर्न के इनसाइड हम अपने वेरिएबल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को अगर आपको यूज़ करना है तो इनसाइड द रिटर्न हम यूज़ नहीं करते हैं, रिटर्न के ऊपर हम यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मुझे किसी का नेम चाहिए, सो मैंने इसमें H1 लिखा, तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखी नेम इज़, जो भी वो नेम है ना वो मुझे वेरिएबल के थ्रू चाहिए। तो ऊपर गए, होप कि आपको वेरिएबल तो क्रिएट करने आते हैं। सो एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू, इसमें मैंने नेम ऐड करवा दिया सीना। अब इस नेम को मुझे यूज़ करना है इनसाइड द रिटर्न। तो जब भी हमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है फॉर दैट वी नीड टू यूज़ करली ब्रेसेस, ठीक है। तो इसमें आएंगे, हम हमारे नेम को लिखेंगे। ऑलरेडी सब कुछ रन है, तो एक बार इसकी जो आउटपुट है वो चेक कर लेते हैं। सो देखो नेम इज, अभी तक तो नेम आया नहीं है, एक मिनट वापस चेक करते हैं। ओके, सो इसमें ऐसा आ गया था, इसको हटाते हैं। सो जो वेरिएबल का नेम है हमें वो लिखना है, सो NAME दिस वन, ठीक है, आ गया। और इसकी जो आउटपुट है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो नेम इज क्या आ रहा है वहाँ पे, सीना, और ऑटोमेटिकली वो बोल लो क्या आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ H1 नाम के टाइप के अंदर रैप है, ठीक है। सो इन शॉर्ट मैंने जो बताना था बता दिया कि जो जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं, लाइक इफ एल्स हो गया, हमें कोई कंडीशंस लगानी है, हमें कुछ भी यूज़ करना है, वो सारा हम लाइक जो रिटर्न है उसके ऊपर यूज़ करेंगे, और उसको जब मुझे अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारे कर्ली ब्रेसेस का। तो दीज आर द सम बेसिक रूल्स जो आपको पता होना चाहिए जब हम हमारे रेक्ट के अंदर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आई नो मैं बात कर रही हूँ कि आप एक कंपोनेंट बनाया, हमने कंपोनेंट बनाया, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रेक्ट है वो कंपोनेंट बेस्ड होता है। लाइक एक एप्लीकेशन जो होती है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। जैसे कि अगर हम अपनी खुद की वेबसाइट की बात करें, विच इज़ द विन्या, ठीक है,
और इस वेबसाइट की अगर हम बात करें तो हमारी जो वेबसाइट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, ठीक है। सो अगर मैं राइट क्लिक करके अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, इस पे गए और इस पे गए, सो आप देखोगे हमारी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके अंदर। जैसे अगर मैं नैब बार की बात करूँ तो इसको मैंने एक अलग डिव के अंदर बनाया। मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, मैं लाइक इस वाले बात करूँ, मेरी सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर बनी हुई है। इससे एक प्लस पॉइंट है कि अगर मैंने इसमें कुछ चेंजेस किया, जब मुझे कोई नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, तो उससे मेरे को पूरी वेबसाइट जो है वो रीलोड करने की नीड नहीं होगी, वो वहाँ पे जो चेंजेस है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि एक जो वेबसाइट है उसको क्रिएट करने के लिए हम मल्टीपल जो फाइल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर काम कैसे होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इस फ़ोल्डर का जो मैंने नाम रखा है वो है हमारे पास कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया। इस फ़ोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, अपने सारे कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को होम पेज बनाना है, अबाउट पेज बनाना है, ब्लॉग हो गया, कॉन्टैक्ट, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशंस होंगी वो सारी कहाँ होंगी, हमारे कंपोनेंट्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल कंपोनेंट के अंदर आने के बाद मैंने एक अबाउट डॉट JSX नाम का कंपोनेंट बना लिया। इसके अंदर एक और न्यू फाइल बनाई जिसमें मैंने लिख दिया लेट्स सपोज कॉन्टेक्ट डॉट JSX। तो वो सारे वहाँ पे है। और जो हमारे पास ऐप होता है ना, ऐप के अंदर हम कभी भी कंप्लीट जो लाइक काम होता है वो नहीं कर रहे होते, क्योंकि ऐप जो है वो एक मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर हम बाकी के कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो ऐप है उसको आपको मोस्टली खाली ही छोड़ना है, इसके अंदर हम बाकी के कंपोनेंट को कॉल करके जो है वो अलो करेंगे। कैसे बताती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास कॉन्टैक्ट वाला एक पेज है, RAFC करके शॉर्ट फॉर्म लिख दी, इसमें कॉन्टैक्ट आ गया। देन हमारे पास एक अबाउट वाला है, सो RAFCE गया एंड इसमें आए, इसमें हमने क्या लिख दिया, अबाउट लिख दिया। अब मुझे पहले अबाउट चाहिए, फिर मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर उसको कॉल करेंगे, ठीक है। सो इसमें आए और मैंने इस तरीके से अपने जो अबाउट है, अब देखोगे इसमें ना ऑटोमेटिकली कुछ सजेशंस मिल रही हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। सो पहले अबाउट आ गया, फिर मैंने अभी क्या किया, मुझे कॉन्टेक्ट को भी वहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है, तो वो भी इंपोर्ट हो गया। अब क्या होगा, पहले मुझे आउटपुट में अबाउट मिलेगा, फिर मुझे क्या मिलेगा, वहाँ पे कॉन्टेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे 2 बार जो है वो अबाउट चाहिए, सो Ctrl+C। एक ही बार हमने उन चीज़ों को बनाया बट हम मल्टीपल टाइम जो है वो उनको यूज़ कर पा रहे हैं। क्या रिफ्रेश करेंगे तो देखो मुझे जो आउटपुट है वो मल्टीपल टाइम जो है वो मिल रही है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ रेक्ट। एक बार हम चीज़ को बनाएंगे उसको हम बार बार जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। तो एक जो एग्जांपल है वो हम बना के देखते हैं। सो एक अबाउट के अंदर मैं एक कार्ड टाइप बनाऊंगी। सो ऑलरेडी जो डिव है वो बना हुआ है, ठीक है। इस डिव के इनसाइड लेट्स सपोज मैंने इसमें H1 लिया जिसमें मैंने लिख दिया सीना एंड एंटर, फिर मैंने एक P टैग लिया जिसमें मैंने लोरम लिख दिया, ठीक है। सो एक मेरे पास अबाउट है और इसको कुछ डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन के लिए इसको मैंने कुछ आईडी दे दी और आईडी का नाम रख दिया मैंने अबाउट। और अभी हमारे पास app.css वाली फाइल है, तो ऐसा करते हैं, बताती हूँ कैसे। अबाउट के अंदर गए, इसके अंदर मैंने एक और फाइल बनाई और इस तरीके से about.css, आप इवन इंडेक्स और अदर फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर जहाँ चाहो आप इंपोर्ट कर दो, वो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। सो मैंने अबाउट यूज़ किया है, इसके अंदर वो डिव था जिसकी आईडी थी हमारे पास अबाउट, उसको टारगेट किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया और उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, लेट्स सपोज एक्वामैरीन एंड साथ में मैंने उसको एक पैडिंग दे दी लेट्स सपोज 20 पिक्सल की, ठीक है। अभी उसको यूज़ करने के लिए हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, देन हमारी फाइल का नाम जिसमें है हमारे पास about.css प्रॉपर वे से इसमें एक्सटेंशन आएगी तब जाके वो वहाँ पे इंपोर्ट होगा, ठीक है। एक बार जो इसकी आउटपुट है वो हम चेक कर लेते हैं। सो देखो, अगर आप चेक ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है, एक, क्योंकि वो 3-4 बार कॉल कर रखा है हमने, तो इसलिए हमें जो है वो इस तरीके से, बेसिकली वो स्पेस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो साथ दिख रहे हैं हमें वहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, लास्ट वाले जो 2 हैं उसको मैं हटा देती हूँ
सो इसको मैंने हटा दिया। सो देखो कुछ इस तरीके से जो मेरे कार्ड है वो बन के आ रहे हैं, ठीक है। सो होप कि आपको इतना ईजी वे से समझ आ चुका होगा, सिर्फ एक जगह पे बनाया और हमें वहाँ पे आउटपुट मिल रही है, ठीक है। अभी जैसे फ्लिपकार्ट की बात करें या फिर मैं अगर इसी के अंदर बात करूँ, अगर मैं कोर्सेज़ के अंदर जाऊँ तो आप देखोगे इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ है, बट अगर आप साइज़ देखोगे, व्यू रोड मैप बटन देखोगे, आप लाइक ऑफ वाला देखोगे तो सिर्फ उसका कंटेंट चेंज हो रहा है, बट जो उसका स्टाइल है वो एज इट इज़ रह रहा है, ठीक है। स्टाइल जो है वो उसका एज इट इज़ रह रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो सेम वैसे ही एक टिप हम बनाएंगे कार्ड का, उसको हम उतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो रीयूज़ करेंगे, बट रीयूज़ करने के बाद आप देखोगे हमारे हमने जब रीयूज़ किया तो हमारा जो कंटेंट है वो सेम रह रहा है, बट इसमें तो एवरी कार्ड का जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ प्रोप्स। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास प्रोप्स, कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज़ है वो हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम उसको देखें। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम हमारे कंपोनेंट को रीयूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल लेके आ रही हूँ जिसमें हम अपने कंपोनेंट को रीयूज़ करेंगे, बस साथ में साथ हम उनकी वैल्यूज़ को भी चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोप्स, ठीक है। सो उसके लिए उस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले मुझे एक जो एग्जाम्पल है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं कार्ड क्रिएट कर रही हूँ, तो उसके लिए कंपोनेंट नाम के फोल्डर के हम अंदर आएंगे। इसके अंदर आने के बाद एक न्यू कंपोनेंट बनाया, कार्ड डॉट JSX एंटर, एंड वही RAFCE शॉर्ट फॉर्म यूज करके इस तरीके से मैंने कार्ड बना लिया, ठीक है। इस कार्ड के अंदर मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर टाइप बना रही हूँ, ठीक है। सो ऑलरेडी हमारे पास एक div है, ठीक है। इसके अंदर पहले तो मैं इसको डिज़ाइन करना चाहूँगी, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इसको क्लास नेम दे दिया, क्लास नेम रख दिया मैंने कार्ड, और किस फाइल को हम डिज़ाइन करते हैं, जो हम डिज़ाइन करते हैं हमारी ऐप नाम की फाइल को। सो डॉट कार्ड कर्ली ब्रेसेस देन एंटर, इसको एक बॉर्डर देने जा रही हूँ मैं। बॉर्डर है हमारे पास 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, और ब्लैक, एंड इससे बाहर आए एंटर। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद एंटर करते हैं, और बाकी चीज़ें देखती हूँ बाद में। अभी बैकग्राउंड में वाइट रख रही हूँ, बाद में हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक टू अपने कार्ड के अंदर। अब इस कार्ड के अंदर मेरे पास क्या है, एक H1 है जिसमें फ़िलहाल मैंने किसी का नेम लिखा है विच इज़ सीना, एंड उसके बारे में जब लिखने जा रही हूँ मैंने फिर P लिखा है, एंड LOM लोरियम 10 वर्ड का मुझे एक लाइन चाहिए, मैंने वो लिखा है, ठीक है। सिंपल है, ईजी है। इस चीज़ को हम इंपोर्ट करते हैं हमारे ऐप के अंदर। इसके अंदर जो पहले वाले जो भी चीज़ें थी पहले, वो सबको हटा दिया मैंने, और ऊपर जो इम्पोर्ट है उन सबको हम हटाते हैं, ठीक है। लाने के बाद अब जो मेरा कार्ड है मुझे उसको इधर आके जो है वो इंपोर्ट करना है। सो अपने कार्ड को सिलेक्ट किया, देन उसको इंपोर्ट कर दिया, और मेक श्योर दैट कि जो चीज़ आपने वहाँ पे इंपोर्ट की है, यूज़ कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, वो वहाँ पे इंपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। इतना करने के बाद पहले ऑलरेडी लाइव है तो एक बार इसकी जो आउटपुट है वो चेक कर लेते हैं। सीना आ रहा है और इस तरीके से आ रहा है, और बॉर्डर ना बेसिकली इसका आ रहा है क्योंकि वो पूरी फुल स्क्रीन ले रहा है, इसलिए वो हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो उसको साइड रखते हैं। एक हो गया, ऐसा करते हैं 1 से 2 बार इसको कॉल करते हैं। एक बार हो गया, देन सेकंड बार हो गया, थर्ड, देन फोर्थ। तो मैंने क्या किया, अपने सेम कंपोनेंट को बार बार क्या कर रही हूँ, मैं रीयूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ओके, सो वो डिज़ाइनिंग की फाइल इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वो डिज़ाइनिंग की फाइल उसमें इम्पोर्ट नहीं हुई है। सो इम्पोर्ट करना है मुझे मेरी ऐप कोड्स लगा के, जो हमारे पास हमारी ऐप डॉट CSS नाम की फाइल है। इंपोर्ट करने के बाद एक बार इसको आपको चेक करते हैं, तो देखो जो बॉर्डर है वो दिख रहा है। थोड़ी सी पैडिंग और मार्जिन लेना है मुझे, और ऐसा करते हैं इसके अंदर हम आते हैं, और इनको भी रैप कर रही हूँ मैं, Ctrl+X। ओके, सो इसको इन सबको हम क्या करेंगे, हम रैप करने वाले हैं। सो उसके लिए मैंने एक डिव ले लिया, तो #WRAP रैप नाम से डिव लिया, इसके अंदर उनको कॉल कर लिया, और इस रैपर को हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज़ करेंगे। इसमें आए #WRAP कर्ली ब्रेसेस एंड एंटर, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करिए डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और इसका भी जो टेक्स्ट है वो मुझे सेंटर में चाहिए। इसमें आए
और इसका भी हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद साथ में इसको कुछ पैडिंग दे रही हूँ मैं, लाइक 20 पिक्सल, और इसमें कुछ मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल का। इतना करने के बाद इवन विड्थ भी मैं अपने कार्ड की मेंशन कर देती हूँ वहाँ पे। कार्ड की जो विड्थ है वो है हमारे पास 200 पिक्सल। इतना करने के बाद हम इस पर आते हैं, सो इस पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो होप जितना अभी तक हमने किया है वो हमें समझ आ चुका होगा, बट स्टिल कुछ गड़बड़ है क्योंकि ओके ओके, सो इसके अंदर इंपोर्ट करना था मुझे, इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ, इंपोर्ट है हमारे पास ./app.css, ठीक है। करने के बाद इसमें आए एंड देखो इस तरीके से हमें वो जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अभी हमारे पास जो 4 कार्ड है वो दिख गए, और एक प्रॉपर्टी और लगा देती हूँ मैं। इसके अंदर आए और अलाइन आइडिया, सो जस्टिफाई कंटेंट मैंने वहाँ पे कर दिया स्पेस वर्टिकल, थोड़ी सी जो स्पेस है मुझे उनके अंदर चाहिए, तो इस तरीके से जो 2 कार्ड है वो दिख रहे हैं। अब बेसिकली क्या हो रहा है, हमने हमारे कार्ड को रीयूज़ किया, ठीक है, और रीयूज़ करने के बाद कुछ इस तरीके से जो कार्ड है वो दिख रहे हैं, और अगर मैं एक और डिप बनाऊंगी तो वो उस तरीके से कार्ड दिखेंगे। बट अब मैं चाहती हूँ कि इसमें 4 पर्सन्स की जो प्रोफाइल है वो मेंटेन हो, उसका 4 पर्सन्स के नेम और उसके बारे में वहाँ पे लिख के आए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास एक न्यू टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोप्स, ठीक है। प्रोप्स क्या है, प्रोप्स की अगर फुल फॉर्म की बात करूँ, बेसिकली प्रॉपर्टी, जैसे फंक्शंस के अंदर हम डेटा प्रोप्स के थ्रू, पैरामीटर्स के थ्रू पास करवाते हैं, सेम वैसे ही जो प्रोप्स है वो काम करते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं तो जेएस के अंदर हम कुछ इस तरीके से फंक्शन क्रिएट करते थे, ठीक है। उसके अंदर फंक्शन का नेम होता था, देन कुछ पैरामीटर्स होते थे, लेट्स सपोज मैंने एक वैल्यू पास करवाई तो मैंने मतलब जो है करवानी है तो इस तरीके से कर दिया, देन कंसोल डॉट लॉग लिखते थे, उसके बाद हेलो, साथ में मुझे वो ए चाहिए, ठीक है। सो इसकी आउटपुट हमें तब मिलती थी जब हम नेम के साथ जाके उस ए की वैल्यू को जो है वहाँ पे कॉल करवाते थे। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, जब अपने फंक्शन को कॉल करते थे तो हम अपनी वैल्यू को वहाँ पे पास करवाते थे। अब रेक्ट के अंदर जो कंपोनेंट है वो किस तरीके से कॉल होते हैं, कंपोनेंट का नेम आता है, लेट्स पोस्ट कार्ड, इस तरीके से हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे कार्ड को कॉल करेंगे इनसाइड द ऐप, जो हमने कर लिया। अब इसके अंदर मुझे एक वैल्यू असाइन करनी है जिसका नाम है यूजर इज इक्वल टू, इसमें मैंने नाम रखा लेट्स सपोज प्रिया, ठीक है। अब अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो आउटपुट में अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि कार्ड तो हमने कहीं और बनाया है, इसके सिर्फ हम वैल्यू पास करवा रहे हैं। अब जब हम इसकी वैल्यूज, जब हमने फंक्शन लिखा था तो जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो वो कॉल कर रहे थे क्योंकि हमने फंक्शन जब ऊपर क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास करवाया था। तो सेम वैसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे कार्ड नाम के फंक्शन के इनसाइड आएंगे, अभी तो कंप्लीट फंक्शन ही तो है, ठीक है। एक देखो कार्ड नाम का फंक्शन है, इसके अंदर इस तरीके से राउंड ब्रेसेस लगाएं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैरामीटर पास करवाएंगे, ABCD किसी भी नाम से आप जो पैरामीटर है वो वहाँ पे पास करवा सकते हो। मोस्टली जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम प्रोप्स, बट अगर आप इसकी जगह पे पहले हम प्रोप्स लिखते हैं तो मैंने वहाँ पे लिख दिया प्रोप्स, ठीक है, Ctrl+Z, देन इसमें लिख दिया मैंने प्रोप्स, ठीक है। अब प्रोप्स क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। पहले मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा और इसके बाद मैंने प्रोप्स लिखा, और ऑलरेडी वो लाइव है तो एक बार जरा हम इसको कंसोल विंडो पे चेक कर लेते क्या आ रहा है। कंसोल, सो दिस इज माय कंसोल एंड हम चेक करेंगे। सो वो एक्चुअली बहुत मल्टीपल टाइम हमने इसको कॉल किया। सो अगर आप चेक करोगे तो वो जो चीज़ हमें रिटर्न कर रहा है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जो हमारे पास प्रोप होता है वो जो डेटा हमें रिटर्न करता है उसको हम बोलते हैं प्रोप्स। अगर मैं डॉट लिख के अगर मैं इसमें यूज़र लिखती हूँ, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमें मिलेगा। इस पे चलते हैं, ओके। सो जो हमारे पास यूज़र उस पर मुझे क्या दिख रहा है, वहाँ पे प्रिया दिख रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है, जो बाकी के हमारे पास रेस्ट जो डेटा है वो मिला हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब अगर मैं डॉट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का डेटा ऑब्वियसली कीज और वैल्यूज़ के पेयर में होता है, तो उसकी की को टारगेट करने के लिए हम उसका मेन जो वेरिएबल होता है उसके साथ हम डॉट लगा के उसका जो की होती है उसको हम टारगेट करते हैं। तो सेम उसी प्रोसेस में मैंने लिखा प्रोप्स डॉट यूज़र। अगर मैं डॉट यूज़र करके
आपने उस डेटा को कॉल करूँगी तो मुझे उसकी वैल्यू जो है वो वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं यूज़र के अलावा अगर मैं कोई और चाहूँ वैल्यू पास करवाना इज इक्वल टू लेट्स सपोज मैंने पास करवाया 18, ठीक है। और अगर अब आप इसकी आउटपुट चेक करोगे तो प्रिया के साथ वे साथ आपको उसकी जो एज है वो भी वहाँ पे दिख रही होगी। अच्छा, वो तब दिखेगी जब हम console.log पे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ना बहुत सारे टैब खोले हैं जिसके वजह से मुझे बार बार जाना पड़ा। तो कार्ड पे आए, ठीक है, और आने के बाद इसमें आए फोमा लिखा, देन वी यूज probes.age, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इसमें गए, इसमें आने के बाद प्रिया 18, ठीक है। सो देखो इस तरीके से जो डेटा है वो मुझे दिख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिख रहा है और इस तरीके से हम उनकी वैल्यूज को जो है वो वहाँ पे टारगेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अब उन कार्ड के अंदर जाके हम इन डेटा को किस तरीके से शो करवा सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम सीना लिख रहे हैं वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे probes.user को, ठीक है, इस तरीके से यूजर्स को। बट अगर अभी मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे वहां पे ओके probes.user इसमें आएगा, ठीक है। अगर अब मैं इस चीज को कॉल करूंगी तो मुझे एज इट इज दिखेगा क्योंकि वो उसको एज ए जो एक एलिमेंट है वो मान रहा है। बट मुझे उसको जेएस बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस का। तो इसका मतलब है probes.user मतलब जो वैल्यूज हमने वहाँ पे पास करवाई होगी मुझे वो मिल जाएगी। तो देखो मुझे प्रिया मिल रहा है, बाकी जगह पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि मैंने बाकियों की जो वैल्यू वो पास नहीं करवाई है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर वापस जाएंगे। अब इसके अंदर आए और इसके अंदर आने के बाद मैंने लिखा यूज़र। अब मैं यूज़र का एक न्यू वैल्यू पास करवाऊंगी विच इज़ सीना। अब फिर से हम इसमें आए, कार्ड के अंदर आए और इस वाले कार्ड के अंदर आके मेरे माउस में दिक्कत आ गई और यूज़र इज इक्वल टू लेट्स सपोज मैंने वहाँ पे राहुल लिख दिया। ऐसे करके आप अपनी वैल्यूज को पास करवाओगे। सी द मैजिक, अभी आपको बार बार अपने डिप को क्रिएट करने की नीड नहीं है, सेम लाइक HTML। आप सिर्फ एक बार अपने कंपोनेंट को बनाओगे, उसको रीयूज करके इवन अब हम अपनी वैल्यूज को भी वहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। सेम अगर इसके अलावा लेट्स सपोज मेरे पास कोई इमेज है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक वैल्यू, आप मल्टीपल वैल्यूज को वहाँ पे जो है वो पास करवा सकते हो। लेट्स सपोज मुझे कोई इमेज चाहिए, तो लेट्स सपोज मुझे जो इमेज चाहिए वो है मेरे पास शिनचैन। तो शिनचैन की जो एक इमेज है उसको कॉपी करते हैं, राइट क्लिक किया, कॉपी, मुझे इमेज लिंक चाहिए, उसका टारगेट करते हैं किसी भी एक इमेज को। ओके, सो दिस वन एंड दिस वन, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज लिंक किया, VS कोड पे आए और स्ट्रिंग का यूज़ करके मैंने अपनी जो वैल्यू है पास करवा दी, जिसकी आउटपुट तब मिलेगी जब हम उसे कॉल करेंगे। इसके इनसाइड आए, वी यूज IMG टैग और स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और probes डॉट साथ में हमारा जो वहाँ पे IMG था उसको मैंने वहाँ पे पास करवा दिया। अब अगर मैं इसकी आउटपुट चेक करूँ, इस पे आते हैं, सो देखो सी मैजिक, मुझे मेरी जो इमेज है वो दिख रही है, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि बार बार क्या हम इतना ज़्यादा कंटेंट ऐड करेंगे। सो इमेज को भी शॉर्ट में लिखने के हमारे पास मेथड्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। बट पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रोब्स। सो बेसिकली प्रोब्स, होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। बेसिकली अगर मैं अपने हमारा जो रेक्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग UI। तो द मोमेंट आपने प्रोब्स टॉपिक को वहाँ पे लर्न कर लिया, आपका डिस्क्राइबिंग UI वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोब्स हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक कार्ड बना रहे हैं और कॉलिंग के टाइम पे हम अपनी वैल्यूज़ को वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हमें हमारी वैल्यू वहाँ पे चेंज हो रही है। ईजी। सो इसका यूज़ करके आप मल्टीपल जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो। इवन मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको सबमिट करना। सो मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरी वीडियो से अगर कुछ लर्न कर रहे हो तो मुझे कैसे पता आपको वो चीज़ आ गई, या आपको कैसे पता आपको वो चीज़ आ गई। तो आपको उसके ऊपर एक जो प्रोजेक्ट है वो बनाना पड़ेगा। हालांकि मैं भी प्रोजेक्ट बनाऊँगी आपके पास बहुत सारे, ठीक है। सो जैसे कि जैसे कि हम कोई अच्छा सा कुछ देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मेरे पास एक फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया है। सो मेरे पास कुछ आइटम्स है, ठीक है, आपको क्रिएट करने हैं। मैं इस चीज़ को ओपन कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नोट ओनली, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कब वीडियो देखोगे, फ्लिपकार्ट का लेआउट किस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको कोई भी इसमें से, जैसे फॉर एग्जाम्पल
इस वाले पार्ट की बात करूँ तो जो मेन डिव होगा उसको आप इस तरीके से डिज़ाइन कर लोगे। उसके इनसाइड जाके आपको सिर्फ एक कंपोनेंट क्रिएट करना है जिसमें एक इमेज आएगी, उसको उस इमेज का बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा इस तरीके से रख देना। साथ में उसका नेम आ जाएगा एंड अप टू 70% ऑफ। ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं आप पास करवाओगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। इवन जो इनकी इमेजेस है वो भी आप प्रॉप्स के एंड से ही पास करवाओगे। बाकी सिर्फ एक पर कंपोनेंट बना के आपको वहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी। द मोमेंट आपने इस चीज़ को प्रॉप से बना लिया आपका वो टॉपिक वहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर इतने टाइम तक कोई भी दिक्कत आएगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपको उसी टाइम पे लाइक कनेक्ट करके आपकी जो हेल्प करूँ। हो गया। इसके अलावा लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई आइटम है और मुझे उसके रिगार्डिंग कुछ जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लिखनी है। तो मैंने एक DIS नाम से बनाया, इज इक्वल टू किया, इज इक्वल टू देन उसमें एक पैराग्राफ है। सो उसके लिए हम अभी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ लेट्स सपोज उस पर गए तो रेंडमली कोई भी पैराग्राफ मैंने उठाया। सपोज कि मुझे ना उसके कुछ डिस्क्रिप्शन है जो मुझे वहाँ पे ऐड करवानी है। उसके लिए मैंने लाइक इतने पार्ट को जो है वो कॉपी कर लिया एंड कॉपी करने के बाद हम इस पे गए और जो उसके अंदर लिखा था एंड वहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको अगर मुझे शो करवाना है तो उसके लिए DIS नाम से मुझे वहाँ पे एक जो आइटम है वो ऐड करवानी पड़ेगी। और इसमें आए और मैंने एक P टैग लिया। ठीक है, P नाम का टैग लिया एंड इसके अंदर मैंने अपनी जो प्रॉप्स का हम यूज़ करेंगे साथ में हमारे पास आ जाएगा आई थिंक DIS था मेरे अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, और क्लोज किया और एक बार इसकी आउटपुट चेक करते हैं। सो आउटपुट हियर, सो देखो आई थिंक हाँ ठीक है, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो वहाँ पे दिख रही है, राइट। ठीक है, सो इसके अलावा अगर आपके माइंड में क्वेश्चन जो है आ रहा है कि अगर हमारे पास 15 प्रोडक्ट्स हैं तो अगर मुझे उसका इमेज का URL ऐड करना है, मुझे उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी ऐड करना है और भी बहुत सारा जो कंटेंट है वो ऐड करना है, इससे तो फिर भी वही काम हुआ। इससे तो फिर भी जो कंटेंट है जो हम इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा जो है वो लेंदी हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ओवरकम करते हैं। हमारे पास ना 3 और मेथड है, अभी तक हमने सिर्फ एक मेथड पढ़ा है। ठीक है, सेकंड जो इसका मेथड है वो है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। प्रॉप्स को हम ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। होप अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के रेक्ट को देख रहे हो तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना आता होगा। अगर नहीं में आता तो मैं इसमें सिखाऊंगी। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल आता है। वेरिएबल का नेम मैंने रखा डेटा इज इक्वल टू, और इसमें जो आइटम्स हम ऐड करते हैं वो कीज और वैल्यूज के पेयर में होता है, जिसमें जो कीज होती है वो डबल कोट्स में लिखने की नीड नहीं होती। की मतलब यूजर, एज, IMG और डिस्क्रिप्शन। सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने फर्स्ट की ऐड करी एंड उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। और इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारे पास कीज होती है ना वो सारी सेपरेट होती है बाय यूजिंग कोमा। सेकेंड नंबर पे हमने एज, आई थिंक एज मैंने वहाँ पे कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो एज मैंने वहाँ पे पास करवा दी। देन है हमारे पास IMG इमेज, और इसके अंदर इमेज का वो URL जो इसमें आपको दिख रहा है, इधर आए और इधर आने के बाद मैंने क्या किया, उसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और कॉपी करने के बाद इस इमेज के अंदर उस URL को पेस्ट कर दिया एंड कोमा एंटर। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन को DIS से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसमें इज इक्वल टू नहीं आता, इसमें कॉलन आते हैं। ठीक है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वहाँ पे हम चलते हैं और वहाँ पे जाके हम अपनी उस डिस्क्रिप्शन को कॉल कर लेंगे। बट आई थिंक कहाँ चलेगी वो, इसमें आएंगे और डिस्क्रिप्शन में चलेंगे और वहाँ पे जाके हम अपने इस वाले कंटेंट को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसमें आए एंड ऊपर गए एंड इसमें आके मैंने उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अभी मैंने क्या किया, जहाँ पे मैं अपने इस वाली आइटम के लिए इतना कुछ कंटेंट लिख रही थी उन सब कंटेंट को हम हटाते हैं। ठीक है, और हम सिंपल कीज और वैल्यूज़ के पेयर में को कॉल करते हैं। सो इन सब को मैं हटा रही हूँ। ठीक है, हटाने के बाद अब हमारा जो पार्ट है मैंने गलती से उसको भी हटा दिया। सो उसको वापस लिखते हैं दिस वन। ठीक है, ठीक है, अब हमें अगर मुझे वो इमेज यूज़ करनी है तो मैं इस तरीके से लिखूँगी, इज इक्वल टू लिखूँगी, खाली बेसिस लगाऊंगी। डेटा जो मेरा वेरिएबल है डॉट, उसके अंदर कौन सी की चाहिए, मुझे चाहिए IMG इमेज। ठीक है, अब अगर मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन क्या चाहिए, DIS लिखूँगी, इज इक्वल टू लिखूँगी, खाली बेसिस वेरिएबल का नेम डॉट DIS। ठीक है,
दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म जिसका यूज करके आप उसको लिख सकते हो। तो देखो वो जो कंटेंट है वो एज इट इज मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल देखूँ, अभी तो था सिर्फ एक फर्स्ट डेटा के लिए, अब अगर मुझे दूसरी आइटम लिखनी है, दूसरी आइटम के लिए हम इसमें आएंगे एंड डेटा टू नाम से कोई वेरिएबल बनाएंगे करियर बेसिस एंड एंटर, ठीक है। सो इन सब एक हमारे पास यूज़र आएगा, फिर यूज़र में लेट्स सपोज हमारे पास सीना है, ठीक है, एंड देन कोमा एंटर, देन हमारे पास एज है, एज में कुछ भी एज ऐड कर दी। अब IMG इमेज है एंड IMG इमेज नाम का एक हमारे पास की है जिसके लिए मुझे एक इमेज चाहिए। सो अब लेट्स सपोज मुझे आई वांट टू यूज़ दिस इमेज, राइट क्लिक किया एंड इसका जो URL है वो मैंने कॉपी कर लिया, डबल कोट्स लगाए एंड देन ठीक है। अब फिलहाल का इतना छोड़ के उसको यूज़ करते हैं। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज़र वगैरह लिख रहे थे, अब वहाँ पे सेम वही मुझे सिंपल इमेज यूज़ करनी है इज इक्वल टू, अब हमारे पास वेरिएबल का नेम क्या है, डेटा टू, उसके अंदर हमारे पास क्या है, IMG नाम का एक की है, मुझे उसको यूज़ करना है। फिलहाल मैंने इसको कितना लिखा है जस्ट, सो देखो वो कंटेंट वहाँ पे हमें दिख गया, ठीक है। सो आप विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो जहाँ पे हम पहले इसमें कितना कंटेंट लिख रहे थे, अब उसको मैंने ऑब्जेक्ट में पास करवा दिया। अब बस हम क्या कर रहे हैं, उसकी कीज़ को टारगेट कर रहे करके वहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। बट क्या ये सही मेथड है? अगर मेरे पास इसी जगह पे 50 लाइक आइटम्स हैं, ठीक है, पहले तो मैं 50 वेरिएबल बनाऊंगी, फिर 1 बाय 1 करके कॉल करके उनको टारगेट करके फिर मैं वहाँ पे शो करवाऊंगी, तो टाइम तो इसमें भी बड़ा वेस्ट हो रहा है। तो इससे बड़े तो हम सिंपल डायरेक्टली डिव बना के उसमें आइटम ही ऐड कर दें, राइट। तो इसका भी एक अल्टरनेटिव मेथड होता है बाय यूजिंग एरे। यहाँ पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक एरे बना सकते हैं, ठीक है। एरे बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। होप कि आपको एरे क्रिएट करना आता होगा, ठीक है। सो एरे को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको पहले बताते हैं, ठीक है। और मैंने एक वेरिएबल का नेम लिया है जिसका नाम है डेटा इज इक्वल टू, एरे को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं स्केयर बेसिस का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगी। तो फर्स्ट के लिए आ जाएगा फर्स्ट वाला, सेकंड के लिए सेकंड वाला। ये चीज़ समझ आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया आपको तो मतलब डायरेक्टली समझ आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी नेम से ही जाना चाहूँगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, यूज़र, ठीक है। यूज़र में मैंने नेम पास करवा दिया प्रिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास की है वो भी सेम है, यूज़र है, बट अब जो हमारा यूज़र है वो चेंज है, सीना है। उसके बाद यूज़र, अब लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो राहुल नाम का एक यूज़र है। देन लास्ट में हम और यूज़र के पास आए और वो जो यूज़र है उसका नाम लेट्स सपोज साहिल है। तो इस तरीके से मेरे पास 4 यूज़र हैं। जस्ट एक एग्जांपल है कि मैप किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अब जहाँ पे इतनी नंबर ऑफ टाइम हम कॉल कर रहे थे, इसकी जगह पे सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है हमें, कर्ली ब्रेसेस लगाया क्योंकि हमें वेरिएबल को टारगेट करना है और वेरिएबल JS का पार्ट है। डेटा, इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैप। अगर एरे अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, मैप नाम का मेथड होता है जिसका यूज़ करके हम एरे के सारे आइटम को टारगेट कर सकते हैं। सो मैप लगाया, नॉन बेसिस लगाए और सारी आइटम्स को टारगेट करने के लिए एक पैरामीटर वहाँ पे पास करवा दिया एलिमेंट नाम से, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ELE से, और इस तरीके से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और जिस फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट को कॉल करेंगे। कंपोनेंट का नेम हमारे पास क्या है, कार्ड, ठीक है। और इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए, अभी जस्ट उसमें है ही सिर्फ यूज़र इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। अब डेटा के बजाय हम उस एलिमेंट को लिखेंगे डॉट और हमारे उस की का नेम, बस इतना लाइन लिखोगे, अपनी आउटपुट चेक करोगे। सो देखो चारों के चारों जो नेम है आपको वहाँ पे दिख के आ रहे हैं। सो गाइस दिस इज द बेस्ट मेथड जिसको हम अपने पूरे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। एक एरे होता है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसके ऊपर सिर्फ एक मैप मेथड लगाते हैं। इस मेथड का यूज़ करके कंप्लीट डेटा हमें वहाँ पे शो हो जाता है। इसके अलावा आप चाहो तो इमेजेस वगैरह ऐड करो, चाहो डिस्क्रिप्शन जो ऐड करना वो करो, बट उसके साथ जो उसकी जो की है वो आप वहाँ पे ऐड कर दो। अगर वहाँ पे इमेज होगी सो इमेज जहाँ हालांकि है नहीं, तो इस तरीके से आप लगा के ELE लगा के .img लगा दोगे, जितने भी आइटम्स की वहाँ पे इमेजेस होंगी वो सारी आपको शो होंगी। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो इमेज वाला पार्ट में करके दिखाती हूँ, कोमा
ठीक है, IMG इमेज एंड इसमें शिनचैन की कोई एक URL को मैं ऐड कर लेती हूँ। इसमें गए और इमेज पे राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज लिंक एंड इसमें आके इसको पेस्ट कर दिया, एक हो गया। उसके बाद सेकंड एवरी की सेपरेट होती है बाय यूजिंग कोमा, ठीक है। IMG लगाया, देन डबल कोट्स लगाए और लगाने के बाद कोई और इमेज राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज लिंक, सेम थी, इसको करते हैं कॉपी इमेज लिंक एंड इसमें आए, इसमें आने के बाद इसमें आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इमेज को भी यूज़ करने की शॉर्ट फॉर्म है। फिलहाल अभी हम प्रोप से फोकस कर रहे हैं इसलिए मैंने वो बताया नहीं। फिलहाल हम इसी से इसको जुगाड़ करते हैं, इसको लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज लिंक, VS कोड के ऊपर आए एंड देन पेस्ट इट एंड लास्ट में हमारे पास कोमा IMG इमेज देन डबल कोट्स एंड इसमें आके किसी एक इमेज को यूज़ करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज लिंक, VS कोड एंड देन पेस्ट। आउटपुट चेक करते हैं हम इसकी, इस पे आए C। आई थिंक वो इमेज का ना जो विड्थ है वो ज़्यादा है इसलिए वो कट के आ रहा है। उसको जब हम इमेज को टारगेट करके जब हम उसकी हाइट भी सेट करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। फिलहाल आप उस पार्ट को इग्नोर करो, मेन देखो कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इतने कंपोनेंट को कॉल नहीं किया है, मैंने सिर्फ डेटा वहाँ पे पास करवाया है, ठीक है। डेटा वहाँ पे पास करवाया है और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपल एक नीचे आके जो है वो मैप नाम का मेथड लगा है जिसका यूज़ करके वो कंप्लीट आइटम्स हमें वहाँ पे शो हो रही हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आप क्या कर सकते हो, अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ आइटम्स को सिर्फ एक इतने से लाइन का यूज़ करके आप स्क्रीन पे शो करवा सकते हो, ठीक है। होप कि आपको इतना टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। तो होप जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो अभी मैं एक लिक्टोम्स लेके आई हूँ, लाइक जो हमारे पास बेसिकली प्रोप्स के ऊपर है, ठीक है। बट इन दो क्वेश्चंस को करके जितना अभी तक हमने सीखा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आप लाइक हम उन सब चीज़ों के को इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। सो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को पहले पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो एंड फिर आप अपने एंड से फिर इसको सोल्व करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, हमें ना स्टूडेंट की प्रोफाइल जो है वो शो करवानी है। तो उसके अंदर उसका नेम, उसका कोर्स, बैच, प्रोफाइल, स्किल एंड लोकेशन का जो डेटा है वो हमें कार्ड के ऊपर जो शो, मतलब बेसिकली आप इस तरीके से जो एक कार्ड बनाओगे इसके अंदर उसका नेम आ जाएगा, देन उसका कोर्स, बैच अपने अकॉर्डिंग एंड उसकी एक इमेज बना देना। तो ट्राई करना किसी गोल जो एक हमारे पास बॉर्डर रेडियस 50% देके इस तरीके से राउंड करके आप मतलब उस इमेज को ऐड कर देना, उसकी लोकेशन वगैरह को आप ऐड करके इस तरीके से कार्ड बनाना है। और ये जो कार्ड है इसमें आप यूज़ करोगे प्रोप का कॉन्सेप्ट और कम से कम आपको 3 डिफरेंट स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे शो करवानी है। तो एक और बनाओगे एंड एक और बनाओगे, तो मतलब प्रोप से यूज़ करके एक लाइक जो हमारे पास कंपोनेंट है वो बना के आप क्या करोगे, उनकी वैल्यू आप उस कंपोनेंट को वहाँ पे रीयूज करोगे। उसके बाद किस तरीके से होना है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज हुई हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास ई कॉमर्स प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें अगर आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो बाई है इस तरीके से पहले आप एक कार्ड बना लोगे, प्रोडक्ट की इस तरीके से इसमें इमेज आ जाएगी, उसका नेम आ जाएगा, उसका प्राइस, कैटेगरी, देन उसकी रेटिंग एंड देन उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि वो अवेलेबल है या नहीं है, सारी चीज़ें आपको इस तरीके से बनानी है। बस इसी तरीके से आप कम से कम कोई जो मतलब हमारे पास 5 डिफरेंट प्रोडक्ट लोगे, उनकी इमेजेस लोगे एंड प्रोप्स का यूज़ करके आपको उन कंपोनेंट्स को बार बार जो है वो कॉल करना है। सो होप कि आपको इस असाइनमेंट का समझ आ चुका होगा एंड देन इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। प्रोजेक्ट्स को करने के बाद आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी अवेलेबल है, चाहे तो आप हमें टेलीग्राम पे भी जो है वो डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, ठीक है।